विकास राजुरा, मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। आज हम 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। इसमें टोटल 4 चैप्टर हैं हमारे। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। दूसरे चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, थर्ड ह्यूमन रिप्रोडक्शन और लास्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है आज हम ये देखेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम सारी बेसिक चीजें देखेंगे कि रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, और जो आने वाले चैप्टर हैं यानी कि हमारा प्लांट में रिप्रोडक्शन है, ह्यूमन में रिप्रोडक्शन या जो एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, ये बेसिक चैप्टर है। इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आगे की जो चैप्टर है वो हमारे लिए आसान होगी, क्योंकि प्रोसेस सेम रहेगा। सिर्फ जो नाम है वो बदल जाएंगे, अदरवाइज प्रोसेस सेम है। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, और हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है लाइफ स्पैन से। क्या है लाइफ स्पैन? It is a period from birth to natural death of organism। ये वो पीरियड है एक ऑर्गेनिज्म का जो बर्थ से स्टार्ट होता है और नेचुरल डेथ तक होता है। इसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है ये वाला, इसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। और लाइफ स्पैन कभी भी साइज पर, ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड नहीं करता। लाइफ स्पैन ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड नहीं करता। मीन कि अगर ऑर्गेनिज्म बड़ा है तो उसका लाइफ स्पैन बड़ा होगा या ज्यादा होगा, और अगर ऑर्गेनिज्म छोटा है तो उसकी लाइफ स्पैन कम होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एलिफेंट की बात करूं, एलिफेंट 65 से 70 साल यानी कि 65 to 70 ईयर इसकी लाइफ स्पैन होती है। और वहीं पर अगर मैं पैरेट की बात करूं तो इसकी लाइफ स्पैन 140 ईयर होती है। क्रो की बात करें 15 ईयर होती है। क्रो भी पैरेट से बड़ा होता है। अगर मैं बात करूं राइस प्लांट की, उसका लाइफ स्पैन सिर्फ 3 to 4 मंथ होता है। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं हमारे एनसीईआरटी में। उस एनसीईआरटी में जितने भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन दे रखी है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि 1 नंबर में एग्जाम में वो आती है। साथ साथ जो मैं क्वेश्चंस बताता जा रहा हूं उनको ध्यान से सुनना, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। हर साल क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक में से आएंगे। ऑब्वियसली बात है, एनसीईआरटी फॉलो कराता है सीबीएसई भी, हरियाणा बोर्ड भी। तो सीबीएसई या हरियाणा बोर्ड में एनसीईआरटी की बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाती है, तो वहीं से आते हैं। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे, उसी तरीके से उसमें काऊ का भी एग्जांपल दे रखा है। काऊ का 25 ईयर, डॉग का दे रखा है, बनाना ट्री का दे रखा है, बनियन ट्री का दे रखा है, फ्रूट फ्लाई का दे रखा है। इन सब की लाइफ स्पैन हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि वो 1 नंबर में किसी की भी लाइफ स्पैन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम रिप्रोडक्शन। क्या है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने से एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। डेफिनेशन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ए ऑर्गेनिज्म गिव राइज ए न्यू ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू इटसेल्फ। वो उस जैसा ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन का बेबी ह्यूमन ही होगा, मंकी नहीं होगा। मंकी का मंकी ही होगा। इसका मतलब ये है कि सिमिलर टू इटसेल्फ। इसको रिप्रोडक्शन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन राइज होता है कि इस रिप्रोडक्शन का पर्पस क्या है, जरूरत क्या है रिप्रोडक्शन का। तो रिप्रोडक्शन का जो पर्पस है वो पर्पस ये है कि ये कंटिन्यूटी लाता है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज।
स्पीसीज में कंटिन्यूटी लाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका कि वेरिएशन कोज करता है। रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आती है और वेरिएशन मदद करती है एक ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में। ये 10th क्लास में भी हमने पढ़ा था, वेरिएशन आर हेल्प इन सर्वाइबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये पर्पस है रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि जो रिप्रोडक्शन है इसमें नेक्स्ट मैकेनिज्म की बात करें तो रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म किस वे में, इस वे में कि अगर हम बात करें हमारी बायोडायवर्सिटी की, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बायोडायवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए अपना ही एक मैकेनिज्म इवोल्व करता है। उसके अंदर अपना ही एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। अपने तरीके से इवोल्व होता है, ढालता है अपने आप को रिप्रोडक्शन के लिए। इसको मैकेनिज्म बोलते हैं। अगला क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं रिप्रोडक्शन के लिए। एक ऑर्गेनिज्म, अभी बताया मैंने कि हर एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन करता है, मैकेनिज्म इवोल्व करता है। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो फैक्टर्स हैं, तो पहला फैक्टर ही तो होता है उसका हैबिटेट, कि वो कहां रह रहा है। हैबिटेट, क्योंकि बहुत सारी हैबिटेट है। जैसे अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो हार्श कंडीशन में भी वो सर्वाइव करते हैं, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर भी सर्वाइव करते हैं, और माइनस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो तो वहां पर भी सर्वाइव करते हैं। तो हैबिटेट। दूसरा एग्जांपल आता है उसका जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो आते हैं उसमें, ये भी एक फैक्टर है उसका। और तीसरा अदर फैक्टर्स में हम इन्वायरमेंटल कंडीशंस लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। इन्वायरमेंटल कंडीशन कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी बहुत वरी करती है। उसके बाद आता है, ये थे फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है रिप्रोडक्शन के लिए। उसके बाद आते हैं रिप्रोडक्शन की टाइप। रिप्रोडक्शन की टाइप किस बेस पर, कि कितने ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर रिप्रोडक्शन में एक सिंगल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो भी अपोजिट सेक्स के, तो उसको बोलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हो गए टाइप्स। रिप्रोडक्शन दो टाइप का, किस बेस पर, हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन। सिंगल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अगर दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करे अपोजिट सेक्स के, जिसमें वो गैमीट्स बनाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिंगल ऑर्गेनिज्म और टू ऑर्गेनिज्म के अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है, वो ये है कि विदाउट गैमीट अगर बनाता है तो वो एसेक्सुअल है, और विद द हेल्प ऑफ गैमीट अगर एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। ये है हमारे टाइप्स रिप्रोडक्शन के। अब जरा देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं, इस रिप्रोडक्शन में क्या होता है। हमने अभी बात की कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है, और सिंगल ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि उसमें गैमीट्स नहीं बनते हैं। गैमीट नॉट फॉर्म्ड। गैमीट ना तो बनते हैं ना फ्यूज होते हैं। दैट मीन विदाउट गैमीट फॉर्मेशन और विदाउट फर्टिलाइजेशन। डेफिनेशन अगर बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इन विच ए सिंगल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट एंड विदाउट गैमीट एंड फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस ए न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, बेसिकली वो
सिर्फ आइडेंटिकल नहीं होते, वो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो अपने पेरेंट का एग्जैक्ट प्लस आइडेंटिकल होता है, मींस कि जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट का मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर हो तो उसको बोलते हैं क्लोन। मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली जब ऑफस्प्रिंग सिमिलर हो अपने पेरेंट का, उसको बोलते हैं क्लोन। ये एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट का। अब ऑब्वियस सी बात है, वेरिएशंस तो बहुत बहुत थोड़े आएंगे लेकिन बहुत थोड़े। इसको बोलते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन। नेक्स्ट आता है आपका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरीके से होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो उनमें होता है जिनकी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल टाइप की होती है, यानी कि सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ एग्जाम्पल और कुछ टाइप्स देखते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में होता है, वो हमने देखा। अब इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें अगर हम सिंपल ऑर्गेनाइजेशन और सिंगल सेल्ड की बात करें, तो सिंगल सेल्ड की पहले बात करते हैं। तो उसमें हमने 11th क्लास में पढ़ा था 2 किंगडम। पहले किंगडम का नाम था मोनेरा और दूसरे का नाम था प्रोटिस्टा। मोनेरा और प्रोटिस्टा, इस दोनों में ही सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो मोनेरा में बेसिकली आपके बैक्टीरिया आते हैं जिनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, और इसमें आते हैं आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और प्रोटिस्टा में आता है आपके सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसमें प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एग्जांपल होगा बैक्टीरिया मोनेरा में। प्रोटिस्टा में अगर एग्जांपल लें तो उसमें एग्जांपल आ जाता है आपका पैरामीशियम का, आपके अमीबा का, प्लाज्मोडियम का, ये सारे एग्जांपल प्रोटिस्टा में आते हैं। यूग्लिना का 11th क्लास में ये सारी चीजें डायवर्सिटी में आई थी। तो देखते हैं जरा कि किस टाइप का होता है। अगर हम मोनेरा का एग्जांपल लें तो मोनेरा में सिंपल बैक्टीरिया जो है वो कैसे डिवाइड करता है, सेल डिवीजन से। सिंपल बैक्टीरिया में सिंपल सेल डिवीजन होता है, और ये सेल डिवीजन ही इस बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का भी काम करता है। दैट मीन द सेल डिवीजन इटसेल्फ ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये हो गया एक। तो दूसरा देखते हैं हम। एक तो हो गया सेल डिवीजन इटसेल्फ ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। दूसरा लेते हैं हम, अगर बात करूं मैं प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा में अगर मैं अमीबा का एग्जांपल, तो अमीबा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सिंपल फीजन से। फीजन 2 तरह का होता है, एक बाइनरी फीजन होता है और दूसरा होता है हमारा मल्टीपल फीजन। बाइनरी फीजन का मतलब हुआ कि एक ऑर्गेनिज्म 2 नए ऑर्गेनिज्म में बच जाए, तो बाइनरी मतलब बाई माने 2, मल्टीपल माने कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिज्म है, यानी कि
मल्टीपल न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी कि बहुत सारे नए ऑर्गेनिज्म बनाए तो वो बन जाएगा आपका मल्टीपल फीजन। जैसे अमीबा का एक एग्जांपल है हमारे सामने, हमारी बुक में भी दे रखा है अमीबा का। ये अमीबा है, इसमें सिंपली सबसे पहले इसका न्यूक्लियाई इलोंगेटेड होता है। इलोंगेट होने के बाद इसका न्यूक्लियाई डिवाइड कर जाता है और डिवाइड करने के बाद इससे दो नए अमीबा बनते हैं जिसको हम बोलते हैं बाइनरी फीजन। मल्टीपल फीजन में अमीबा का भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। इसके अलावा हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं प्लाज्मोडियम का, जिसकी वजह से मलेरिया कोज होता है। मल्टीपल फीजन में मलेरिया का पैरासाइट यानी कि प्लाज्मोडियम का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं सिंगल सेल। सिंगल सेल की बात कर रहा था मैं, तो उसमें कुछ फंगस भी होती हैं जो सिंगल सेल होती है। सिंगल सेल फंगस कौन सी? एग्जांपल आता है ईस्ट का। ईस्ट सिंगल सेल फंगस होती है ये, इसमें बडिंग होती है यानी कि बड्स बनती है। बड्स कैसे बनती है? ये है हमारी फंगस ईस्ट। इसमें सिंपल एक बड बनती है और उसमें न्यूक्लियाई इलोंगेट हो जाता है। इलोंगेट होने के बाद वो न्यूक्लियाई प्लस उसके अराउंड वॉल डेवलप हो जाती है और एक बड अराइज होती है। ये बड सेपरेट हो जाती है और एक नया ऑर्गेनिज्म बना देती है। इसको बोलते हैं हम बडिंग। नेक्स्ट देखते हैं हम, फंगस में हो गया। नेक्स्ट एल्गी में देखते हैं, फंगस और एल्गी। तो फंगस में हमने ईस्ट का एग्जांपल ले लिया। अगर मैं बात करूं एल्गी की, एल्गी कौन सी? अभी हमने कहा था कि जिसमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो ऑर्गेनिज्म जिनकी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो एल्गी में भी कुछ एग्जांपल होते हैं जो सिंगल सेल होती है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी है, उसमें वो सिंगल सेल्ड होती है और उसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जूस्पोर के थ्रू होता है। जूस्पोर क्या होते हैं? ये मोटाइल स्पोर होते हैं जिनमें फ्लैजला प्रेजेंट होती है। और ये स्पोर्स कैसे बनेंगे? ये फॉर एग्जांपल ये है क्लेमाइडोमोनास। इसमें क्या होता है? इसमें स्पोर डेवलप हो जाते हैं इस तरीके से। ये स्पोर्स डेवलप हो गए हैं हमारे, फिर उसके बाद ये फट जाता है और यहां से ये स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं और ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं। कुछ एग्जांपल और देखते हैं। कुछ एग्जांपल जैसे फंगस का और एक एग्जांपल लेते हैं। एक फंगस का और एग्जांपल दे रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल पेंसिलिन का एग्जांपल दे रखा है। पेंसिलियम नोटेटम सुना होगा आपने, बीमारी इससे एंटीबायोटिक बनाई थी पहली। तो पेंसिलियम में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और स्पोर्स बनते हैं। कौन से स्पोर? क्या बोलते हैं इसके स्पोर को? इसके स्पोर को बोलते हैं कोनिडिया। एक्सोजीनियस होते हैं इसके स्पोर। डायग्राम दिखाया हुआ है हमारी एनसीईआरटी में, और जितने भी डायग्राम दे रखे हैं उन डायग्राम को बहुत अच्छे से देखोगे, क्योंकि क्वेश्चन जो अराइज होते हैं आपको डायग्राम दे दिया जाएगा और डायग्राम में पूछा जाएगा ये किस टाइप का रिप्रोडक्शन हो रहा है और किसका एग्जांपल है। तो ये आपकी पेंसिलियम है। इस पेंसिलियम में ये जो आपको स्पोर नजर आ रहे हैं इनको बोलते हैं कोनिडिया। ये कोनिडिया यहाँ से लिबरेट होते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं और उसके बाद फेवरेबल कंडीशन मिलते ही ये जर्मिनेट करके नई पेंसिलियम बना देते हैं। ये पेंसिलियम में था। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल दे रखे हैं आपके, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रा का एक एग्जांपल दे रखा है। नेक्स्ट एग्जांपल जो दे रखा है वो दिया है वो है हाइड्रा का। हाइड्रा में कैसे होता है? हाइड्रा में भी बडिंग होती है। बडिंग कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल ये है हाइड्रा, ये इसके टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स हाइड्रा में एक स्मॉल बड आउटग्रो करती है और उसके बाद ये बड जो होती है यहां से सेपरेट हो जाती है और सेपरेट होके एक नया हाइड्रा डेवलप करती है। हाइड्रा में ये बडिंग होती है। नेक्स्ट आता है आपका इंपोर्टेंट गैम्यूल, स्पंज का एग्जांपल आता है इसमें। स्पंज में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें गैम्यूल्स बनते हैं। गैम्यूल्स क्या होता है? ये गैम्यूल है हमारा।
इस गैम्यूल में इंटरनली बडिंग होती है। हमने हाइड्रा पढ़ा, हमने ईस्ट पढ़ा, एक्सटर्नल बडिंग थी, लेकिन गैम्यूल इसमें इंटरनल बडिंग होती है। ये थोड़ा सा यूनिक है, इसलिए क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं। इंटरनल बडिंग होती है और इसे गैम्यूल्स बोलते हैं। और ये गैम्यूल्स में ये बर्ड्स अराइज हो जाती हैं या डेवलप हो जाती हैं, और फिर उसके बाद जब ये मैच्योर होता है तो फट जाती है और ये बड बाहर निकलकर एक नया स्पंज डेवलप करती है। डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में चारों दे रखे हैं। चारों बोले तो सबसे पहला डायग्राम दे रखा है क्लेमाइडोमोनास का, जिसमें जूस पोर बन रहे हैं, फिर पेंसिलियम का दे रखा है, दिया हुआ है, और फिर उसके बाद इसमें गैम्यूल्स का भी दिया हुआ है और हाइड्रा का भी एग्जांपल दिया हुआ है। तो आप सारे एग्जांपल को, उन डायग्राम्स को अच्छे से देखोगे और वहां से उनको दिखाकर आपसे कोई भी क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है कि ये किसका डायग्राम और इसमें क्या नजर आ रहे हैं हमें। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपके प्लांट्स, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो प्लांट्स में भी होता है। और प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोला जाता है। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो यूनिट क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की प्लांट में? जो यूनिट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की प्लांट में वो है आपकी रनर, आपकी सक्कर, ऑफसेट, ट्यूबर, राइजोम्स, बल्ब्स। ये कुछ यूनिट्स दी हुई हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। प्रोपगेशन, अब बेसिकली इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट, दैट मीन नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट से जब एक नया प्लांट बनता है उसको बोलते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और जिस पार्ट से बनता है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगल्स। मीन हमारे पास क्या हो गया, वेजिटेटिव प्रोपगल्स। ये क्या है? ये वो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिससे एक नया प्लांट बनता है, एक न्यू प्लांट बनता है। ये वो पार्ट है जिससे एक न्यू प्लांट बनता है। तो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट में कौन सा होता है? एग्जांपल ले लेते हैं, रूट, स्टेम और लीव्स। ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। इन नॉन रिप्रोडक्टिव से एक नया प्लांट बनता है जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और जिस पार्ट से बनता है वेजिटेटिव प्रोपगल्स बोलते हैं उसको। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल दे रखे हैं इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल रनर का एग्जांपल दे रहा है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे 11th क्लास में तो रनर, ये मॉडिफिकेशन था, स्टेम मॉडिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि रनर क्या होते हैं। रनर में हमने एग्जांपल लिया था हमारे जो ये दूब ग्रास बोलते हैं ना, जिसको दूब ग्रास, उसका एग्जांपल आता है। ये ग्रास कैसे ग्रो करती है? हमने देखा है ग्रास, ये ग्रास है, ये इसकी रूट्स है, ये स्टेम है, ये ग्रास है। यहां से ये क्या करती है, इसके जहां से ये स्टेम रूट के नजदीक, या हम कह सकते हैं कि सॉइल्स के नजदीक होता है, वहां से एक न्यू स्टेमराइज होती है और वो हॉरिजेंटली रन करती है, और जहां पर भी वो टिकती है वहां पर रूट डेवलप हो जाती है। रूट डेवलप होते ही वहां से वो एक नया प्लांट ग्रो कर लेती है, इसको बोलते हैं रनर। उसी तरीके से होते हैं सक्कर। ये सब आपको 11th क्लास के टॉपिक दिए हुए हैं जो एनसीईआरटी में तो डिटेल में नहीं है, लेकिन अगर आप कोई भी हेल्प बुक पढ़ते हो तो वहां पर आपको मिल जाएंगे। और फिर भी अगर 12th क्लास की हेल्प बुक में नहीं मिलते तो आपको 11th क्लास की हेल्प बुक में या आपको बहुत आराम से मिलेंगे। रनर क्या होता है, सक्कर क्या होता है, ऑफसेट क्या होता है, ट्यूबर क्या होता है, राइजोम क्या होता है, बल्ब क्या होते हैं, ये सब आपको 11th क्लास में मिलेंगे। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। सक्कर में
इसमें मिंट का एग्जांपल आता है। मिंट में क्या होता है कि ये आपका प्लांट है मिंट का। इसमें क्या होता है, यहां से एक न्यू ब्रांच राइज होती है और वो आर्च बनाती है, और जहां पर भी वो टिकती है वहां से रूट डेवलप हो जाती है और एक नया प्लांट बन जाता है। तो अब आप कहोगे रनर और सकर में क्या डिफरेंस है? तो रनर में हॉरिजेंटली रन करता है और सकर में वो आर्च बनाता है। आर्च, यू कैन सी इन द बोर्ड, आर्च। यहां आर्च बन रही है, यहां हॉरिजेंटली रन कर रहा है। ये डिफरेंस होता है सकर और रनर में। इसमें मिंट का एग्जांपल आ जाता है, इसमें आपकी दूब ग्रास का एग्जांपल आ जाता है। नेक्स्ट, अगर हम इसी से मिलता जुलता, रनर से मिलता जुलता एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। रनर से मिलता जुलता एक और एग्जांपल है हमारे पास, ऑफसेट। ऑफसेट में एग्जांपल आता है वोटर हाइसेंथ का। वोटर हाइसेंथ, ये सुना भी होगा आपने, टेरर ऑफ बंगाल। एग्जांपल आता है इसका टेरर ऑफ बंगाल में। क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाई द वोटर हाइसेंथ इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। ये इसलिए क्योंकि वोटर हाइसेंथ इकोर्निया क्रेस्पिस इसका साइंटिफिक नेम है। ये इसको एक्सोटिक स्पीसीज है, इसको बाहर से लाया गया था इंडिया में पॉल्यूटेड वाटर को क्लीन करने के लिए। लेकिन इसने क्या किया, जैसे ही वोटर हाइसिंथ पॉल्यूटेड वाटर में गई, ये वेजिटेटिवली प्रोपगेट कर गई, मतलब ऑफसेट हो गया। ऑफसेट मतलब यही था इसमें कि इसमें यहां से वाटर में ये ग्रो कर गई और फिर उसके बाद यहां से हॉरिजेंटली रन किया, फिर ब्रांच निकल गई। जैसे फॉर एग्जांपल रनर ग्राउंड पे था, ये वाटर में था, तो ये ऑफसेट कहलाया वाटर में। तो वहां पर इसने बहुत ज्यादा एक्सेस में ग्रोथ कर दी और पॉल्यूशन कम करने की वजह से पॉल्यूशन करने की बजाय पॉल्यूशन को बढ़ा दिया। इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा गया, क्योंकि इसका नेचुरल प्रीडेटर कोई नहीं था। फिर इसकी ग्रोथ को कंट्रोल किया गया, तो इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। तो यहां से एक क्वेश्चन ये राइट होता है। तो मैं जितने भी क्वेश्चंस बताता जा रहा हूं वो ध्यान से सुनते रहें, राइट डाउन करते रहें, क्योंकि यही वो क्वेश्चंस है जो आपको लास्ट में, जब लास्ट प्रिपरेशन होती है आपकी एग्जाम में, वो उसमें मदद करते हैं क्वेश्चंस कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन रहा है। वो सबसे बड़ी चीज होती है हमारे सामने, क्वेश्चंस के टॉपिक तो आप कितना रट्टा मार लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चंस बड़ी चीज है। नेक्स्ट देखते हैं, चलो उसके बाद देखते हैं हम ट्यूबर। ट्यूबर में एग्जांपल हम ले सकते हैं पोटैटो का, आलू का। आलू में आपने देखा होगा उसमें आईज, बर्ड्स प्रेजेंट होती है। ऐसे हम उस बर्ड को काट कर अगर जमीन में लगा दें तो हमारे सामने एक नया प्लांट मिल जाएगा। इसमें आलू का एग्जांपल, ट्यूबर का एग्जांपल आ जाता है। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूं राइजोम्स का, राइजोम में एग्जांपल आता है बनाना का और जिंजर का, अदरक का। बनाना और जिंजर, अदरक, केले का और अदरक का। कैसे क्या होता है इसमें डायग्राम साफ साफ दिखाया हुआ है। ये फॉर एग्जांपल आपकी अदरक है, ये इसमें राइजोम्स है। तो ये राइजोम्स में एबिलिटी होती है कि ये एक न्यू प्लांट्स बना सकते हैं, और ये डायग्राम सही आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा और बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंजर। नेक्स्ट आता है आपका एक और एग्जांपल, इसने दे रखा है आपकी बुक में ही, लीफ के थ्रू। लीफ के थ्रू एक नया प्लांट बनता है। एग्जांपल बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, 10th में भी हमने पढ़ा था, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में क्या होता है, इसमें ये लीफ है, इस लीफ की नॉचेस पर, these are the notches, इन नॉचेस पर बर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। These bird separate from the leaves and they fall down on the ground and produce, ये ग्राउंड पर गिरती हैं और ग्राउंड पर गिरकर एक नया प्लांट बनाती है। ये है आपकी लीफ के थ्रू। और हमने, अब ध्यान से देखें, हमने कुछ एग्जांपल लीफ का पढ़ा, एक एग्जांपल हमने लीफ का पढ़ा,
कुछ एग्जांपल हमने स्टेम के पढ़े, हमने जितने भी एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल हमने रनर पढ़ा, हमने सकर पढ़ा, हमने ऑफसेट पढ़ा, ये हमने पढ़ा स्टेम के थ्रू एक नया प्लांट बन रहा है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर मैं रूट का एग्जांपल लूं तो रूट में आप स्वीट पोटैटो का एग्जांपल ले सकते हो। स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, शकरकंदी की रूट से एक नया प्लांट ग्रो करता है, रूट के थ्रू रिप्रोडक्शन हो गया। लीफ के थ्रू मैं बता चुका हूं, लीव्स के थ्रू ब्रायोफाइलम का एग्जांपल हो जाएगा, और स्टेम के थ्रू तो हमने बहुत सारे एग्जांपल पढ़े हैं। तो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारे स्टेम, रूट और लीव्स। स्टेम से, रूट से, लीव से, इनसे जब नए प्लांट बनते हैं उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।